नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 24 का सिंहासन देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आगाज है। नामांकन आज से शुरू हो गया। इसके साथ ही देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए उम्मीदवार आज से नामांकन कर सकेंगे। इस चरण में यूपी की गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर समेत 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के एक हिस्से में 13 विधानसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और गुजरात समेत 13 राज्यों में विधानसभा की 26 सीटों के लिए भी वोटिंग कराई जाएगी। इसमें हिमाचल में सबसे ज्यादा 6, गुजरात में 5, उत्तर प्रदेश में 4 सीटें हैं। आपको यह भी बताते चले कि दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी और 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो वहीं जम्मू कश्मीर में पर्चों की जांच 6 अप्रैल को होगी, जबकि 8 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। यानी कि दूसरे चरण के नामांकन के लिए आज से घमासान जारी हो गया। बीते दिन पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया। ऐसे में यहां ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि पहले चरण में कितने उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है और किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। आपको बता दें कि देश में 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान होंगे। इनमें राजनीतिक दलों के 155 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के लिए 109 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। यानी कि पहले चरण के चुनाव में 155 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। यहीं अगर बात करें बाकी राज्यों की, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार के पहले चरण के लिए 113 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। कुलस्ते, नुकुल नाथ समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं राजस्थान की 12 लोकसभा सीट के लिए पहले चरण के लिए 130 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। असम में कुल 38 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन 64 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। आज से नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। बात बिहार की करते हैं। बिहार में INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ लगता है। लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया पहले और दूसरे चरण के लिए अब बेहद आगे बढ़ चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया के लिहाज से कई सौ ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन कर दिया है, जबकि कई पार्टियां अभी भी असमंजस की स्थिति में दूसरे चरण के लिए कि आखिरकार चुनावी रण से किस प्रत्याशी को, किस जिताऊ प्रत्याशी को मौका मिलना चाहिए। बात राजस्थान की कर रहे हैं। 12 लोकसभा सीटों के पहले चरण के लिए 130, सोचिए 130 प्रत्याशियों ने नामांकन दूसरे चरण के लिए दाखिल किया है। असम में कुल 38 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन 64 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया और खरीदे तो पूछिए मत कि उनकी संख्या कितनी है। अभी बीते दिन अमरोहा को लेकर के क्या हाल हुआ था, मुरादाबाद और रामपुर को लेकर के क्या हाल हुआ था, वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। आज से नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं, यानी कि विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस बनेंगी। 2 मेहमान हमारे साथ चर्चा को खास बनाने के लिए जुड़ेंगे। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं और के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, दोनों लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में। किशनकांत शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। किशनकांत जी, बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर आपका। स्वागत के साथ सवाल है सर, देखिए एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति और कई जगहों पर तो मारामारी भी है। ये बात सही है। जिस तरह से बिहार में वो घटना घटी है वो बहुत ही शर्मसार कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह से इंडिया गठबंधन में आपको जो शुरू में दिखाया गया था और जिस तरह से लोग पटना से बैंगलोर, बैंगलोर से मुंबई, जिस तरह से मीटिंग हो रही थी,
वो आप ऐसा लगता था कि एक मजबूत विपक्ष होगा और इस बार और विपक्ष यदि मजबूत होता है देश की तरक्की भी बहुत होती है। देखिए सत्ता पक्ष अच्छा काम करता है पर विपक्ष जो है आईना दिखाने का काम करता है और देश में और विपक्ष की डर से हमेशा विपक्ष जो है हमेशा अच्छा काम करता है। ये यहाँ पे जिस तरह से विपक्ष की देख रही है छोटी छोटी सीट पे एक सीट पे चाहे वो पप्पू यादव की सीट हो चाहे वो रामविलास पासवान की दोनों भाइयों की लड़ाई को हाजिर जो जिस तरह से आप देश में जो चल रहा है कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि तब जनता इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट नहीं है। हर आदमी अपने आप को आगे बढ़ना चाहता है और हर आदमी जो है देश के लिए अपने से ज्यादा पार्टी से ज्यादा अपना अपना बेनिफिट चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही है ये एक अच्छी राजनीति नहीं है, देश के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। हमारा देश जो है आप देख रहे हो जिस तरह से मैं मानता हूँ कि मोदी अच्छा काम कर रहा है, तानाशाही चल रही है देश में, वो भी एक देश अच्छा नहीं है। मान लिए वो देश जो सरकार है जैसे राज्यों में हर राज्य में जिस तरह से सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है जहाँ समर्थन जनता ने जिस पार्टी को सपोर्ट किया है तो भी वहां पे हिमाचल पहले भी उन्होंने आदत की है, पहले भी मध्य प्रदेश है जनमत जिस पार्टी को मिला तो जनमत को भी चेंज कर दिए। ठीक है, जनमत ने दिया था कांग्रेस वहां सरकार लेकिन बाद में सरकार बीजेपी की। ये कहीं ना कहीं है अश्वमेध यज्ञ जो पूरा इस तरह से वो जो चलिए दोहरा ठीक रहा है है। सर, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इस बीच खबर आपको बता देते हैं, बिहार में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ लगातार नजर आ रहा था, लेकिन अब फंसा हुआ पेच लगता है निकल गया है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला करीब करीब तैयार हो गया है। जानकारी के मुताबिक लालू यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस को बिहार में 8 से 9 सीटें देने पर सहमत हो गए हैं। पूर्णिया से जेडीयू छोड़कर आई विधायक बीमा भारती को आरजेडी ने सिंबल दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि बिहार की 9 सीटों के बदले आरजेडी ने झारखंड में कांग्रेस से 2 सीटें मांगी है। लालू यादव कांग्रेस के कटिहार सीट देने को तैयार है, तो वहीं पर औरंगाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार को उतारना चाहती है, मगर आरजेडी ने सीट बंटवारे के बिना ही जेडीयू से आए अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बना करके सिंबल बांट दिया है। कांग्रेस नेता निखिल कुमार और उनके समर्थकों ने आरजेडी के इस फैसले पर विरोध जताया है, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी ने उनकी मांग को दरकिनार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी आरजेडी के इस रवैये से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी के कई नेताओं ने आलाकमान के सामने अपना विरोध भी दर्ज करवाया है, मगर बिहार में कांग्रेस की आरजेडी के साथ रहकर चुनाव लड़ने की मजबूरी बन गई है। केसी वेणुगोपाल, अखिलेश प्रसाद सिंह समेत कई नेताओं ने ये कहा है कि ऐसे समय में महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने के बारे में पार्टी नहीं सोच सकती है। इससे कांग्रेस को ही नुकसान हो सकता है। देखिए, अब जिक्र पप्पू यादव का करते हैं। बिहार महागठबंधन में पूर्णिया सीट को लेकर के बवाल मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस का दामन थामने के बाद, अपनी पार्टी का विलय करने के बाद कांग्रेस में पप्पू यादव को उम्मीद थी कि उन्हें आईएनडीआईए गठबंधन के तहत हाथ के निशान पर पूर्णिया से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन आरजेडी ने लगाया मौके पर चौका और बीमा भारती को पूर्णिया सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। पप्पू यादव का खेल बिगड़ गया। दरअसल लालू यादव चाहते थे कि पप्पू यादव मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ लें, लेकिन पप्पू यादव ने कहा दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर वो अड़े रहे। पूर्व सांसद पप्पू यादव का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी की 40 साल की कमाई बीजेपी को रोकने में लगा दी। अब तय कांग्रेस को करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी पूर्णिया से चुनाव नहीं हारे हैं। पप्पू यादव ने ये कहकर कांग्रेस को समझाने की कोशिश की है, अगर वो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ते हैं तो जीत पक्की है। आईएनडीआईए गठबंधन के तहत आरजेडी ने बीमा भारती को रण में उतारा हुआ है, कांग्रेस को इस सीट से पीछे ढकेल दिया है। इस बीच कांग्रेस खामोश है, लेकिन जिस तरह पप्पू यादव जिद पकड़े बैठे हैं उससे लगता है कि वो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई संकेत फिलहाल नहीं मिला है।
तो देखिए, चर्चा के लिए निरंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जिस तरीके से पूर्णिया सीट पर घमासान मचा हुआ है, पप्पू यादव ने ठान लिया है कि वो पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है, क्या अब पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाता है? कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है और इसका असर चुनाव पर क्या देखने को मिलेगा अगर पप्पू यादव कोई ठोस कदम उठाते हैं? देखिए पूजा जी, इसके अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के पास और या पप्पू यादव के पास कोई दूसरा विकल्प है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा है कि कांग्रेस के साथ पप्पू यादव ने बाकायदा डील करके और कांग्रेस के अंदर अपनी पार्टी को उन्होंने विलय करवाया और उनकी एक कंडीशन थी कि मैं पूर्णिया सीट से लड़ूंगा। लेकिन आज जिस तरीके से लग रहा है कि पप्पू यादव का शायद पप्पू बना दिया गया है, तो और लेकिन अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई इसका क्या रास्ता निकलेगा, या मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि इसका कहीं ना कहीं रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लालू यादव जी ने जेडीयू से तोड़ करके अपनी पार्टी में लाए थे और आज जिस तरीके से आरजेडी वहां पे एक बड़े भाई की भूमिका में है या एक आखिर की भूमिका में, कि जिस तरीके से कांग्रेस उनके पीछे लड्डू की भूमिका में नजर आ रही है, नहीं आप ये मान के चलिए कि हमने उत्तर ये प्रदेश भूमिका सर सिर्फ बिहार में नहीं है कांग्रेस की, बल्कि लगभग ज्यादातर राज्यों में है। के शर्मा जी, मैं आपके पास जी के शर्मा जी के पास में जाऊंगी सर। हाँ सर जी, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ हाँ, कांग्रेस आज की तारीख में पूरी एक शरणागत शीर्षासन कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा कि अखिलेश जी ने जो सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी वो माननी पड़ी, जितनी सीटें छोड़ी वो उनकी माननी पड़ी। और इधर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के साथ स्थिति ये है कि इनको 2 सीटें गुजरात में भी इनको देनी पड़ी और गुजरात के अंदर ऐसी सीट भरूच जो इनके कद्दावर नेता जो पटेल साहब, अहमद पटेल साहब थे, जो कांग्रेस के किसी जमाने के अंदर चाणक्य और ट्रबल शूटर माने जाते थे, आज उनका परिवार ठगा सा महसूस कर रहा है। तो कहने का ये आज कांग्रेस की स्थिति ये है। और आपने बंगाल में तो देखा ही होगा कि ममता बनर्जी ने अपने 42 के 42 कैंडिडेटों की सूची जारी कर दी और जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि जब तक पर्चा वापसी लेने का दिन पूरा नहीं होता है तब तक गठबंधन की संभावनाएं बनी रहती है। अरे भाई, कितना और नीचे कितना घटनाओं पे आओगे, अब क्या पेट के बल चलोगे? तो आज कांग्रेस की कहीं ना कहीं है ऐसी स्थिति है, मुझे नहीं लगता है कि इनके पास कोई और अधिक विकल्प है। पप्पू यादव जी के पास ठीक है। केवल के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। बीमा भारती को लेकर के जिस तरीके का बयान पप्पू यादव का आया, उन्होंने कहा परिवार के सदस्य जैसी हैं। उसके अलावा प्रणाम पूर्णिया के नाम से वो एक यात्रा भी चला रहे थे। यहाँ पर जब मैं पढ़ रही थी उनको, तो उन्होंने यहाँ पर अपने जीवन भर की 40 साल की कमाई का जिक्र जहाँ पर किया है। प्रणाम पूर्णिया के नाम से रैली कर रहे थे, पूरे साल वो पूर्णिया में घूमे, पद यात्रा करी है। इतना आसान होगा क्या? क्योंकि लालू से जब मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने बोला था, प्रपोजल दिया था, मधेपुरा से लड़ जाओ, तो बोले दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। उनकी जिद क्या कांग्रेस के लिए कांटा बन जाएगी क्या? के शर्मा जी, शायद आपका फ्रेम म्यूट है। हाँ हाँ जी, ये कह रहा हूं कि जब कोई आदमी पार्टी का सिंबल देता है, पार्टी का पट्टा देता है, उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि पार्टी सब ऊपर है कि अपना पोस्ट आपने देखा सीखना चाहिए। बीजेपी हालांकि को सीट काटी, फिर उसके सर बाद आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। निरंजन जी, इसी सवाल के लिए मैं आपके पास आऊंगी और प्लीज थोड़ा सा जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए, ऐसा है जिस तरीके से आपने कहा, मैं आज जिस तरीके से पप्पू यादव जी की राजनीति के ऊपर हम नजर डालते हैं तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी को ये लग रहा था एक जमाने के अंदर कि वो लालू यादव जी के जेल जाने के बाद में उनके उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन जिस तरीके से लालू जी ने पप्पू यादव को दरकिनार करके तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया और उस समय मधेपुरा का उनको ऑफर दिया, लेकिन इनको इस चीज का पता है कि पूर्णिया इनकी कर्म भूमि है, मधेपुरा बेशक इनकी जन्मभूमि हो। और पूर्णिया के अंदर पिछले चुनाव के अंदर इन्होंने अपनी मम्मी को लड़ाया और उनकी मम्मी केवल मात्र 35,000 वोटों से या 36,000 वोटों से चुनाव हारी थी। तो लोकसभा चुनाव जो एक 18 से 20 लाख वोटों का चुनाव होता है, उसके अंदर 35-36,000 वोट पे मायने नहीं रखते, जबकि वो अपने केवल पप्पू यादव जी की जो सीट अपनी पार्टी थी उस पार्टी के सिंबल पे उन्होंने चुनाव लड़ा। और उस समय पप्पू यादव जी कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए जेल के अंदर थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब इनको लगता है कि अगर मैं पूर्णिया
तो मेरी राजनीति कम गई। लेकिन आप जिस तरीके से बिल्कुल। लालू यादव जी ने यानी कि हर कोई अपना स्वार्थ देख रहा है। मैं आप दोनों के पास वापस से आऊंगी सर, लेकिन इस बीच एक खबर से रूबरू करा देते हैं। महाराष्ट्र का जिक्र जरूरी, महायुति में सीटों का बंटवारा हो गया है। 28 मार्च को महायुति सीटों के बंटवारे का ऐलान करेगी। कुल लोकसभा की 48 सीटों में से संभावित सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आ गया है, जिसका इंतजार लगभग सभी को था। बीजेपी महाराष्ट्र में 28, शिवसेना शिंदे गुट 14 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार 5 सीटों पर और राष्ट्रीय समाज पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो वहीं अगर आपको बता दें कि एनएमसी को सीट दी गई तो शिवसेना शिंदे या बीजेपी की 1 सीट कम हो जाएगी। शिवसेना शिंदे गुट ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पार्टी ने किसी भी सांसद का टिकट नहीं काटा, सारे सांसद यथावत हैं। पार्टी ने मुंबई दक्षिण मध्य से राहुल शेवाले, कोल्हापुर से संजय मंडलिक को टिकट दिया है। तो देखिए 8 उम्मीदवारों की लिस्ट आज शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि आज ही शिवसेना शिंदे गुट में गोविंदा भी शामिल हुए हैं। केके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केके, देखिए जिस तरीके से आज गोविंदा शामिल हुए शिवसेना शिंदे गुट में और 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, इस टिकट बंटवारे को लेकर के, इस लिस्ट को लेकर के क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है? जिन जिन लोगों को टिकट दिया गया है, किसी का भी टिकट नहीं काटा गया है। के शर्मा जी, सवाल आपसे है सर। मेरा ये है कि अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, पहले ये बताइए। आवाज आ रही है आपकी। मेरा ये कहना है कि जब आप के लिए जब ज्वाइन कर लेते नहीं, केके जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इसी सवाल के साथ निरंजन जी आपके पास आना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस लिस्ट को लेकर के, जिन उम्मीदवारों के नाम दिए गए और साथ ही आज शिंदे गुट में गोविंदा जो शामिल हुए हैं? इसके अंदर एक खबर और थी, वो आप थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा। सुनने में आ रहा था कि करीना कपूर और करिश्मा कपूर भी शायद शिवसेना शिंदे गुट के अंदर उनकी सदस्यता लेने के लिए बात चल रही थी, तो वो अभी मेरे को शायद कंफर्म नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गोविंदा जी एक समय कांग्रेस की टिकट के ऊपर संसद पहुंचे थे और आज अगर वो शिवसेना शिंदे गुट के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए वहां पे महायुति या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, उसको एक मजबूती मिली। और जिस तरीके से इन्होंने अभी तक सीटों का एक वहां पे पेज पड़ा हुआ था और उस पेज को आज जिस तरीके से इन्होंने बड़ी शांति से और बड़ी सुरक्षा से इन्होंने सुलझा दिया, तो वास्तविकता ये है कि राजनीति की जो धुरी है और जिस तरीके से आपने देखा शिवसेना शिंदे गुट के जितने भी सांसद थे, इनको इन्होंने रिपीट कर दिया, किसी की टिकट नहीं काटी। तो इसका मतलब ये है कि इनको इस चीज का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट लेकर के और ये सारे के सारे दोबारा से संसद में पहुंच सकते हैं। जबकि बीच में तो ऐसी भी चर्चा चल रही थी कि कुछ सांसद शिवसेना गुट के वो भारतीय जनता पार्टी से इस चीज का निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप हमारे को शिवसेना तरफ से आप हमारे को अपने सिंबल पे चुनाव लड़वा दीजिए, लेकिन अब वो तीर कमान के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें देख करके ऐसा लग रहा है कि अब महाराष्ट्र के अंदर भी पूरा का पूरा राजनीतिक कौशल का परिचय दिया जा रहा है गठबंधन के द्वारा। ठीक है निरंजन जी, जिस तरीके से आज गोविंदा शामिल हुए, गोविंदा की तरफ से बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है, एक लंबे समय बाद एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय होना और साथ ही बड़ा बयान ये देना कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे में जो विपक्ष है उसके लिए किस तरीके से देखा जाए? क्या विपक्ष को गोविंदा के शामिल होने से बड़ा झटका मिल सकता है? देखिए निश्चित रूप से इन चीजों से पार्टी को एक एज मिलता है, या ये कहें कि पार्टी का एक मोमेंटम तैयार होता है। और जिस गोविंदा एक जमाने के सुपरस्टार रहे हैं और आपने देखा है कि उनका एक युवाओं के अंदर बहुत बड़ा क्रेज पहले भी था और आज भी कहीं ना कहीं क्रेज है। और जिस तरीके से गोविंदा जी पहले कांग्रेस की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ करके गए और उसके बाद में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उनको असंतुष्टि हुई है, उनके द्वारा कहीं भी बातें बता रहा हूँ कि जब उनको ये लगा कि भाई उनके साथ ठीक नहीं किया गया, उनके साथ राजनीतिक छल किया गया है, कहीं ना कहीं इस चीज से नाराज होकर के उन्होंने एक बार अपने आप की राजनीति से दूरी बना ली थी। लेकिन आज जिस तरीके से वो अगर शिवसेना शिंदे गुट के अंदर जुड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, तो देखिए निश्चित रूप
रूप से महाराष्ट्र के अंदर भी और पूरे भारत के अंदर गोविंदा जी की एक अपनी प्रतिष्ठा है और यूथ आज भी उनको उतना ही उनको क्रेज से देखता है। तो निश्चित रूप से उनकी कही हुई बात लोगों के दिलों तक पहुंचती है और मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि ये गठबंधन उत्तरोत्तर अपने तमाम कील काटे, कहीं कोई समस्या है भी उस समस्या को दुरुस्त और दूर करते जा रहा है। और ये निश्चित रूप से आपकी समझ लीजिए, यानी कि ये कहा जा सकता है निरंजन जी कि लोकसभा चुनाव में अब विपक्ष को बड़ा झटका लग सकता है महाराष्ट्र में। चलिए केके जी और निरंजन जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी इस चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल, देखिए वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार 24 के सिंहासन में तमाम सियासी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम महाराष्ट्र की सियासत की बात कर रहे हैं। तो देखिए लोकसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले कई चर्चित चेहरे राजनीतिक पार्टियों में ज्वाइन कर रही हैं। इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी शामिल है। बीजेपी ने कंगना को मंडी से उम्मीदवार बना करके नया दांव चला है। अब अभिनेता गोविंदा की फिर से राजनीति में एंट्री हो गई है। गोविंदा एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सुपरस्टार गोविंदा एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की तरफ से ही मुंबई की किसी सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। यानी कि अब अभिनेता गोविंदा चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि करिश्मा कपूर और उनकी बहन करीना कपूर उनके लिए प्रचार कर सकती है। असल में अभिनेत्री करीना कपूर और करिश्मा कपूर का भी चुनाव लड़ना कंफर्म नहीं है, लेकिन गोविंदा को एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि गोविंदा इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। वो 2004 में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उस समय गोविंदा ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था। उस वक्त गोविंदा मुंबई नॉर्थ से सांसद चुने गए थे। तब उन्होंने बीजेपी के राम नाईक को चुनाव में हराया था। तो चलिए अब मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ में केके शर्मा जी और निरंजन पोद्दार जी जुड़े हुए हैं। केके शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी और उम्मीद ये करती हूँ कि आपकी आवाज इस समय हम तक पहुंच पाएगी स्पष्टता। सर देखिए, गोविंदा ने ज्वाइन कर लिया है शिंदे गुड, लेकिन मेरा सवाल राज ठाकरे को लेकर के होगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लेकर के आपको क्या लगता है, सेक्रीफाइस कौन करेगा? बीजेपी 28 सीटें बीजेपी के पास हैं, 14 शिवसेना के पास है। सर पूजा जी, जो यहाँ पे जो महाराष्ट्र में बनी, ऐसा लगता है दिल्ली की एक रोटी के लिए 4 लोग जो है रोटी छीनना चाहते हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में सिचुएशन है, हर पार्टी मजबूत है, तो हर पार्टी की जिम्मेदारी है। गोविंदा के आने से मुझे नहीं लगता है जब फायदा नहीं हुआ, एकनाथ शिंदे ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि एकनाथ के पास अपने बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाद यहाँ पे उन पॉलिटिक्स में। केके शर्मा जी, मैं माफी चाहूंगी, एक बार फिर से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर मेरी टीम से कहूंगी कि प्लीज करेक्टिफाई कीजिए इस एरर को। इस बीच निरंजन पोद्दार जी के पास में जाऊंगी। सर सवाल सेम है। सवाल देखिए राज ठाकरे को लेकर के है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये चाहती है कि एक ठाकरे अगर हमारे ओपोजिशन में है तो ठाकरे परिवार का कोई तो सदस्य हमारे साथ में लड़े, ताकि जो राज ठाकरे विरोध में हमेशा से रहे हैं उद्धव ठाकरे के, उनका लाभ लिया जा सके। इसका प्रॉफिट कितना हो सकता है सर, और ये प्रॉफिट बीजेपी को कितना नुकसान देगा, कम से कम एक सीट का? देखिए, आपको एक चीज और मैं बताऊं, जिस तरीके से राज ठाकरे जी की अटकलें चल रही हैं और राज ठाकरे जी अमित शाह जी से मिलके गए हैं और बताया जा रहा है कि वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि मैं जितना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जानता हूँ या राजनीति को परख रहा हूँ, मैं इस टाइम ये चीज भी समझता हूँ, क्योंकि राज ठाकरे परिवार एक ऐसी समझ लीजिए ऐसी वस्तु है जो जितनी लाभ पहुंचा सकते हैं उससे ज्यादा हानि भी पहुंचा सकते हैं। यानी कि ये जितनी एसेट है उतनी ही लाइबिलिटी भी है, क्योंकि जो इसके अंदर विशेषकर अगर राज ठाकरे साहब की बात करें तो राज ठाकरे को आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी चीज के अंदर एक अपना जिस तरीके से एक आवेश में आते हो, किसी भी चीज को दरकिनार करते, यानी कि जो अपने जो उनके गुरु माने जाते हैं, उनके चाचा माने जाते हैं बाला साहब ठाकरे, उनके विरोध में जब उन्होंने अपनी मन से जब तैयार कर ली, अपनी पार्टी तैयार करके खड़े हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई लाइबिलिटी खड़ी कर
अनसर्टनिटी ठीक है निरंजन जी, महाराष्ट्र की सियासत का जो खेल है मौजूदा समय में थोड़ा सा निराला है, और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें ये अपडेट सामने आ रहा है कि बीजेपी 23 सीटों के लिए उसने अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया है, और अगर राज ठाकरे की पार्टी को कोई सीट मिलती है तो वो शिरनी या फिर दक्षिण मुंबई हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 4 राज्यों की 14 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में झारखंड और मध्य प्रदेश से 3-3 और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से 4-4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। इसके तहत अब तक कांग्रेस ने कुल 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस की 8वीं लिस्ट में मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से प्रताप भानु शर्मा, तेलंगाना की आदिलाबाद से एसटी डॉक्टर सुगना कुमारी चेलीमाला, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद से डॉली शर्मा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर लोकसभा सीट से एससी सीट जो की है वहां से शिवराम वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश की सीतापुर से नकुल दुबे सहित तमाम नेताओं को टिकट दिया गया है। तो वहीं पर लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। जहां एक तरफ नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहीं चुनाव का प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। सीएम धामी ने डीडी हाट मार्केट से रामलीला ग्राउंड तक पदयात्रा की। इस दौरान अल्मोड़ा सीट से बीजेपी उम्मीदवार समेत हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे, जहां उन्होंने अजय टम्टा के समर्थन में पदयात्रा कर रोड शो भी निकाला। इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से समर्थन की अपील करते हुए भारी मतों से विजय बनाने का आह्वान किया है। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामलीला मैदान में चुनावी सभा को भी संबोधित किया और सीएम धामी ने कहा कि इस बार उत्तराखंड तैयार लग रहा है और बीजेपी एक बार फिर से 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। गया जिला के तमाम जाति धर्मों को, गया जिला की महान जनता को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके प्यार और स्नेह से मैं गया जिला के राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बना हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि गया जिला की महान जनता हमें उस सदन तक पहुंचाएगी जहां पे इस पवित्र धरती के लिए हम लोग कुछ न कुछ काम करेंगे। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के नाम भावनात्मक चिट्ठी लिखी। वरुण गांधी के चिट्ठी में उनके पहली बार पीलीभीत आने से लेकर सांसद बनने तक इस क्षेत्र की जनता से जुड़ाव का जिक्र किया गया, तो भविष्य को लेकर संदेश भी है। उन्होंने अपने पत्र में ये साफ कहा कि राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूं कि ये काम हमेशा करता रहूं, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वरुण गांधी ने चिट्ठी की शुरुआत में ही लिखा है, आज जब ये पत्र लिख रहा हूं तो इस दौरान उन्होंने कहा कि अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। तो देखिए, चर्चा करने के लिए लगातार निरंजन और के शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। के शर्मा का रुख करना चाहेंगे। और के जी, जिस तरीके से वरुण गांधी का टिकट कटता है पीलीभीत से और उसके बाद पीलीभीत की जनता के लिए वरुण गांधी ने पत्र लिखा है, कहा है कि मुझे उम्मीदवार भले ही बनाया जाए या ना बना जाए, टिकट मिले या ना मिले, मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं कीमत चुकाऊंगा, लेकिन पीलीभीत की जनता से जो लगाव है वो हमेशा रहेगा। देखिए, ये हमेशा देखा गया है कि वरुण गांधी भले ही बीजेपी के उम्मीदवार रहे हो, लेकिन बीजेपी जहां भी गलत रही हो, जो भी रणनीति या नीति गलत लगी, उसी वक्त वरुण गांधी मुखर होकर के आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। जी बोलिए सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पीलीभीत की जो जनता है वो भली समझे न समझे, लेकिन ये जो वरुण गांधी ये समझ चुके हैं कि उनका जो उन्होंने बयान दिया था वो उस सजा मिल रही है उनको। और ये जो सजा जो है ये छोटी मोटी सजा नहीं है। माँ को यदि टिकट यदि बीजेपी हालांकि
दोनों को टिकट नहीं देना चाहती थी, लेकिन किसी माँ को भी और बेटे को भी नहीं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा गेम खेला कि बेटे माँ को देकर बेटे को ना देके माँ को तकलीफ दिया। और वरुण गांधी की जो बयान है, कहीं ना कहीं ये दिखता ही है कि कहीं ना कहीं उनको नाराजगी है। जो नाराजगी भली उनको पता है, एक अनुशासित जो अभी सत्ता में सबसे ज्यादा पावरफुल जो बीजेपी पार्टी जो है, जिसकी सत्ता जो सरकार है, उसके खिलाफ में जाने से क्या हो सकता है। उनको पता है कि समाजवादी पार्टी हमें उतनी तवज्जो नहीं दे रही है, इसमें जाने का रास्ता कुछ है ही नहीं, तो बीजेपी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए लेकिन अपना विरोध भी दिखा रहे हैं और पार्टी के साथ अनुशासन भी दिखा रहा है। उनको पता है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया हो और पहले भी टिकट दिया है और जीत चुके हैं, तो अभी जो नई स्थिति जो बन रही है, उस हिसाब से अभी बीजेपी के खिलाफ में जाना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक कोई ऑप्शन नहीं मिल जाता, कोई भी पार्टी, कोई भी इंसान अपनी जगह नहीं बदलता। लेकिन पीलीभीत की जनता ये समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं जो है, और इसका तो केके जी, ये समझा जाए कि वरुण गांधी भी कोई नया ऑप्शन तलाश कर रहे हैं? तलाश कर रहे हैं, पर उनको ऑप्शन वो मिल नहीं रहा है। जिस तरह से सपा, यदि सपा ऐसा होता तो सपा में अपनी कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे पीलीभीत में नहीं उतारती। जिस तरह से उन्होंने पीलीभीत में कैंडिडेट दे दिया है, उन्होंने साफ दिखा दिया कि वरुण गांधी के पास हमारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन वहाँ की जनता जो है, जिस तरह से पीलीभीत की जनता जो है वरुण गांधी के साथ हमेशा रही है और वरुण गांधी हमेशा वहाँ के जनता के साथ रहे, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और कहीं न कहीं नाराज जो समर्थक जो है, जो वरुण गांधी के हैं, वो वहाँ की जो नए कैंडिडेट है उसको हराने का काम करेगी और इसका खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और कहते चोट की लड़ाई में, यानी क्या आप सर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 62 का पिछली बार का आंकड़ा 80 में से 62 का आंकड़ा वो कम हो सकता है? ये देखिए, आप एक चीज देख लीजिए, ये बात तो है कि बीजेपी की जो पहले जो सीट आई है वो नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया में, तो अभी भी मैं कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, दूसरी पार्टी के एमपी को तोड़ ले, लेकिन साउथ इंडिया में और पंजाब में जो है एमपी बदल जाने से, ठीक है सर, उत्तर प्रदेश पर ही लगातार चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पर ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसी से संबंधित एक खबर पहले दर्शकों को बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का विश्वास जताया है और कहा कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरे चरण के नामांकन के लिए डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी दूसरे चरण के नामांकन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यूपी के लोगों का मानना है कि पार्टी मुरादाबाद और रामपुर सीटों सहित सभी, यहां पर गौर फरमाइए, मुरादाबाद और रामपुर सीटों सहित 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी, इस बात को मेंशन किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के एक बयान में उन्होंने कहा था कार्यक्रम के दौरान कि पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को हमने और बेहतर किया है। यूपी सरकार के अथक प्रयास राज्य में आगामी लोकसभा चुनावों में महत्वपूर्ण प्रभाव जरूर डालेंगे और हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए, कहा जाता है कि दिल्ली तक का रास्ता उत्तर प्रदेश की सत्ता से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश पे चर्चा की है तो अब बिहार पर भी चर्चा करनी बनती है। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन रहा है। इस मौके पर एनडीए गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो कि लोजपा, रामविलास सांसद चिराग पासवान, मंत्री श्रवण कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा पटना से गया रवाना हुए। इसी के साथ आपको ये बता दें कि प्रथम चरण में बिहार के गया, औरंगाबाद, जमुई और इसके अलावा नवादा में वोटिंग होनी है। औरंगाबाद लोकसभा सीट से एनडीए घटक के उम्मीदवार बीजेपी नेता सुशील सिंह पहले ही नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। तो वहीं आज गया, जमुई और नवादा से एनडीए के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए गठबंधन के नेता बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, ये बड़ा दावा किया गया। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ तमाम रणनीति हम लोगों की बन गई है। 40 में 40 जीतेंगे, तो संकल्प है, जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। आप कब नामांकन करेंगे सरकार का? अरे हमारा तो खुद का
सबसे अंतिम फेज में है, तो नामांकन करेंगे, डेट तय करेंगे, बता देंगे। आरजेडी और कांग्रेस में बात बन गई है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहेंगे आरजेडी? अरे कुछ भी बन जाए, जनता के बीच उनकी बात नहीं बढ़ने वाली है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। पूरे मोदी जी की गारंटी पर जनता को विश्वास है और मोदी जी की गारंटी विकसित भारत, विकसित बिहार बनाने का है और जनता एक तरफा मोदी जी को ऊपर विश्वास कर करके एनडीए के सभी उम्मीदवार को जिताएगा। युति से पूरा एनडीए लड़ रहा है और पूर्ण रूप से बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने का काम कर रही है। आरजेडी कांग्रेस में बात बन गई है, क्या इसमें कुछ नुकसान उससे होगा क्या एनडीए फर्क का? होना पड़ना है, पहले से पता है कि बात बननी ही है, कुछ होना नहीं है। बिहार में पिछले बार भी वो लड़े थे, इस बार भी लड़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। भाई 40 सीटों पर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। 2019 में हम 3 दल थे, तब तो हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते। आज की तारीख में हम लोग 5 दल हैं, 2 और मजबूत दल हमारे गठबंधन में जुड़े हैं। ऐसे में पूरे विश्वास के साथ और नामांकन में हम लोग गए हैं। जिस तरीके से माहौल है, लोगों में जो उत्साह है, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार की 40 की 40, और ये सिर्फ बिहार का माहौल नहीं, देश में भी 400 पार का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको हम लोग सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर देखिए, हम बिहार की सियासत की बात कर रहे हैं, कहीं ये विश्वास अति आत्मविश्वास तो नहीं साबित हो जाएगा? और एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित। निश्चित रूप से देखिए, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ राजनीति के अंदर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये चीज लागू होती है कि जब आपके अंदर अहम और वहम उत्पन्न हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए आप झिटक सकते हैं या आप ठोकर खा करके गिर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, तो देखिए आत्मविश्वास और ऊर्जा और एक सदी हुई रणनीति, ये चीजें चुनाव जीतने के लिए या कोई भी जंग जीतने के लिए आवश्यक है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को देखा जा रहा है, ये पूरी रणनीति और हर चीज को नजर और जिसको कहते हैं तत्काल प्रभाव से किसी भी चीज पर कार्रवाई करके या निर्णय लेकर के, चाहे उसके अंदर कड़ा या बड़ा फैसला लेकर और उसको तुरंत प्रभाव से उसको जिस तरीके से निपटाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से कि आज एडवांटेज या राजनीति के अंदर जो एक जो कहते हैं प्लस पॉइंट चल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बाकी की जो पार्टियां आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है के जी, जिस तरीके से बड़ा दावा किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन इस बार सभी की सभी जीत हासिल करेगा, सभी की सभी सीटें जीतेगा। बिहार का जब जिक्र हो रहा है तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि 40 की 40 लोकसभा सीटें इस बार एनडीए के खाते में। क्या लग रहा है जिस तरीके से बिहार की सियासत का इस समय पर हाल है, क्या सच में 40 सीटें चली जाएंगी? मेरे से पूछ रहा हूँ कि हमारे जो है ना, ये भगवान ने एक मुंह दिया है, वो मुंह में ये क्या है कि आप जो बोल दिए वो ठीक है, लेकिन क्या वो जनता स्वीकार करेगी? आपके मैं भी चाहता हूँ प्रधानमंत्री बनना, हो सकता है आप भी चाहते हो कि आप भी कुछ देश में आप राज्यसभा मेंबर बनना चाहते हो, लेकिन मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। ये ख्याली पुलाव जो है पकाने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल आप पकाओ, लेकिन कम से कम नमक तो डालना मत भूलो, क्योंकि जायका जो है नमक से है। और ये इस जायके का काम फिलहाल यहाँ वहां पर केपी कर रहे हैं सर, केपी कर रहे हैं। भले ही वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अंडर करंट जरूर पैदा करने का काम कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और खबर का जिक्र करते हैं जो जरूरी है। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिशन 80 की सफलता के लिए बीजेपी ने 3 चुनाव से प्रभारी भी नियुक्त कर दिए। इनमें बिहार के दीघा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया, दक्षिण दिल्ली से पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी और हरियाणा के करनाल सीट से सांसद संजय भाटिया शामिल हैं। तो वहीं भाजपा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र का लोकसभा प्रभारी नियुक्त कर दिया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है।
वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को स्टार प्रचारक बनाया है। शिंदे गुट महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार की एनसीपी भी शामिल है। लिस्ट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रामदास अठावले, इसके साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार समेत 40 नेताओं के, यानी कि कहा जा सकता है कि 40 दिग्गजों के नाम शामिल है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राष्ट्रीय समाज पार्टी के महादेव जानकर और पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े भी शामिल है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने अपनी 8वीं सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 4 राज्यों के 14 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में झारखंड, मध्य प्रदेश से 3-3, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से 4-4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इस तरह से अब तक कांग्रेस ने 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस की 8वीं लिस्ट में मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से प्रताप भानु शर्मा, तेलंगाना की आदिलाबाद से एसटी डॉक्टर सुगना कुमारी चेलीमाला और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद से डॉली शर्मा, उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर सीट से जो कि ऐसी सीट है शिवराम वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश की सीतापुर से नकुल दुबे सहित कई नेताओं को टिकट दिया गया है। तो देखिए, चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा लगातार कर रहे हैं, राजनीतिक खबरों से रिलेटेड चर्चा लगातार की जा रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में स्टार प्रचारकों की सूची अब जारी की जा रही है। महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कि तमाम दिग्गजों के नाम शामिल है। अब जिस तरीके से सूची जारी की गई है, के जी, क्या लगता है स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरेंगे? लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इस समय पर काफी ज्यादा उठापटक और तोड़ मरोड़ की राजनीति भी देखने को मिल रही है। क्या जो स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरेंगे, उम्मीदवारों के नामों को लेकर लग रहा है कुछ बात बन पाएगी? के जी, सवाल आपसे था। हाँ, बताइए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत में इस समय उठापटक देखने को मिल रही है, तोड़ मरोड़ की राजनीति देखने को मिल रही है, स्टार प्रचारक की सूची जारी हो गई है। देखिए, आपने देखा होगा आचार्य जी, हर साल हर चुनाव में कोई न कोई देश के हर जो फिल्म इंडस्ट्री का सहारा लिया जाता है। चाहे वो सपा ने पहले भी अमर सिंह के थ्रू बहुत सारे जो संजय दत्त को भी किया था, लेकिन उससे कोई भी नैया पार नहीं हुई है। ये फिल्म इंडस्ट्री जो है उसकी भीड़ जुटाने के लिए हमेशा काम आती है, चाहे वो भाजपा यूज करे, चाहे वो किसी भी पार्टी को यूज करे। जनता जो है, अब जो है ना, आप गाँव में आप कहीं जाओगे ना, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर से जब नेता उतरता है ना, तो सारे बच्चे और जो गाँव के लोग हैं जो हेलीकॉप्टर नहीं देखते, चुनाव में हेलीकॉप्टर देखने के लिए बहुत भीड़ बन जाती है। तो भीड़ जो है वो वोट में कब तब्दील नहीं होता। तो ये इसी तरह ये हेलीकॉप्टर जो है वो हमारे जो है भारत फिल्म के हीरो और हीरोइन, और इसका कोई कंगना रनावत को ये तो भाजपा ने टिकट दी है, लेकिन उसका जो है अभी जो जनता में उसको कितना एक्सेप्ट, आपने देखा कुछ दिन पहले गौतम गंभीर दिल्ली से चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत भी गए। लेकिन जिस तरह से वो चीज जो फेमस और जो होना चाहिए था, अगली बार वो खुद तरह कर दिए कि ये लोग चाहे सनी देओल को भी ले ले, तो उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। एक सिर्फ हेमा मालिनी है, जया है, वो भी जो जया बागरी है, वो वहाँ से चुनाव लड़ना, वो भी राज्यसभा का रास्ता अपना ली। ठीक है, ये बताता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पहले की तरह नहीं, एक जमाने में होता था कि यदि फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल स्टारडम का इस्तेमाल पार्टियां करना चाहती हैं, लेकिन क्या स्टार जमीन पर उतरने को तैयार हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सर, एक और यहाँ पर खबर है उत्तराखंड से जुड़ी हुई, उससे तारुफ करवा देते हैं दर्शकों का। लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तराखंड का जिक्र जरूरी, चुनावी बिगुल बज चुका है। जहां एक और नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो वहीं चुनाव प्रसार शुरू हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे हुए थे। सीएम धामी ने जीटी हाट मार्केट से रामलीला ग्राउंड तक पदयात्रा की।
इस दौरान अल्मोड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी समेत हजारों की तादाद में समर्थक वहां पर मौजूद थे, जहां उन्होंने अजय टम्टा के समर्थन में पदयात्रा करते हुए रोड शो भी निकाला। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से समर्थन की अपील की है कि भारी से भारी मतों से विजय बनाइए। तो देखिए, जब जिक्र उत्तराखंड का हुआ है तो उत्तराखंड से लगते राज्य उत्तर प्रदेश का भी कर लेते हैं। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के नाम भावनात्मक चिट्ठी लिखी है। वरुण गांधी के चिट्ठी में उनके पहली बार पीलीभीत आने से लेकर के सांसद बनने तक के सफर का जिक्र किया गया है, जनता से जुड़ाव का जिक्र किया गया है। भविष्य को लेकर संदेश भी उन्होंने अपने पत्र में साफ कहा है कि राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था। तो चलिए, दोनों मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, आपके पास आऊंगे सर। उत्तराखंड का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि लगभग सभी राज्य हमने देख भी लिया और कवर भी कर लिए, लेकिन उत्तराखंड का जिक्र नहीं हुआ। जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछली बार बीजेपी की थी, क्या वही परफॉर्मेंस इस बार भी रहेगी? अब मैं जब ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ तो यूसीसी के एक्सपेक्ट से बताइएगा सर। निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर थोड़ा सा अभी राजनीति का एक नया डिस्कोर्स वहां पे चल रहा है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर भी काफी आंदोलन जो स्वस्फूर्त आंदोलन खड़ा हुआ पहाड़ी और गैर पहाड़ी का, यानी कि उत्तराखंडी और बाहरी का, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा और एक जिस तरीके से वहाँ पे एक महिला के साथ जो हुआ, आई थिंक अंकिता भंडारी, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे थोड़ी सी बैकफुट पे है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी, अंकिता भंडारी का भी मामला है सर, पेपर लीक का मामला है, उसके बाद यूसीसी आ गया, मजारें तोड़ी गई, बहुत सारा ऐसा मसला है जिस पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आती है। हालांकि बीजेपी दावा जरूर कर रही है कि 5 पे क्लीन स्वीप करेगी। इसके अंदर समस्या यहाँ आपको चीज समझनी पड़ेगी कि जो प्रतिपक्ष वो इस बीच सर आपको रोकूंगी, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। माफिया मुख्तार अंसारी की फिर से तबीयत बिगड़ गई है। मुख्तार अंसारी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मुख्तार अंसारी की हालत नाजुक। 2 दिन पहले भी मुख्तार की तबीयत नासाज थी। हालांकि मुख्तार अंसारी लगातार जेल के अंदर स्लो पॉइजन दिए जाने की बात कर रहा है, लेकिन जेलर का साफ तौर पर कहना, जेल प्रबंधन का कहना है कि मुख्तार को जो खाना दिया जाता है वो खाना पहले जेलर चखता है, उसके बाद वो खाना मुख्तार अंसारी को दिया जाता है और ठीक वही खाना जेल के तमाम कैदी भी खाते हैं। जेल प्रबंधन का कहना है कि अंसारी के साथ ये तमाम चीजें रोजा रखने की वजह से हो रही हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी को एक बार फिर से हॉस्पिटल की शक्ल देखने को मिली है क्योंकि तबीयत नासाज है। मुख्तार अंसारी को आईसीयू में भर्ती कराया गया। माफिया मुख्तार अंसारी की हालत नाजुक बनी हुई है। चलिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए के शर्मा जी और निरंजन जी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया को वक्त देने के लिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। कल भी हम हाजिर होंगे 24 का सिंहासन लेकर।